Yes, sir, they have started joining. Can start. Okay. Hello, bacha log. Good evening, everybody. And this is Praveen sir here. Okay, so I'll be taking your physics ka major portion. You know, one of the very important set of sections that we have in physics. Out of all the chapters that we have, हमारे पास कुछ ऐसे specialized chapters हैं जिनका बहुत ज़्यादा रोल है, right? Yes. So ओवरऑल हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हाउ एग्जैक्टली शुड बी योर अप्रोच टुवर्ड्स लर्निंग दोस चैप्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, इस बात को समझ लें कि आपके पास फिजिक्स का सेपरेट नोटबुक होना चाहिए, राइट? उसमें आप लोग कोई और टॉपिक नहीं लिखोगे, ओनली एंड ओनली फिजिक्स, नो अदर थिंग. सेकेंडली, wherever you are writing one chapter, उसमें दूसरा चैप्टर मिक्स नहीं करना, तो हर चैप्टर का एक सेपरेट नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? थर्ड पॉइंट, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, आप लोग मल्टीपल कलर के पेन्स यूज करें अगर पॉसिबल होता है तो. अगर पॉसिबल है ना तो मल्टीपल कलर के पेन यूज कर लो, ब्लू, रेड, यू नो, यू कैन यूज ग्रीन, ब्लैक. अगर ये 3-4 कलर के पेन आपके पास होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आई विल टेल यू कि ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लो, बिकॉज 9th and 10th स्टैंडर्ड, दीज टू क्लासेस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस as far as your entire academics is concerned, because of the application oriented subject study. All the chapters that you are going to study, they are very much application oriented, and right from the time when you entered into 9th standard, then you get into the 10th standard, it is almost the last step in your high school sessions. Okay, so whatever you have learned from 1st standard till 10th standard, it is being summarized in these two areas, right? So these two classes are very very special, so right from start you just make this a habit. Okay, what I have done is I have tried to combine both the classes of 9th state board and 10th CBSE, because the chapter which I am going to take is common in both of them, right? Yes. So what I'll do is the very basic concepts of these two topics will be summarized at the cumulative level and then presented to you guys. The language which I am going to use is not going to be alone English, so that बाकी के लोगों को भी समझ में आए. Yes, so generally it does happen if suppose it is just in one particular medium of instruction, people tend to, you know, not understand the things in the right way. So हम दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि सबके लिए आसानी हो, सबके लिए अच्छा हो. ठीक है, कोई भी अपना वीडियो बंद नहीं करेगा. नो स्टूडेंट इज गोइंग टू क्लोज ऑफ देयर वीडियो. ओके, यस. अब हम शुरू करते हैं. यहाँ से मेरी बातों को, जितनी बातें मैंने अभी बोली वो ध्यान देना है. ठीक है, और एक बात बता दूं, मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को, वो होमवर्क ऑनेस्टली करना है. हम सबको पता है हम लोग लॉकडाउन प्रोसेस में है, ऑनलाइन है ना, तो थोड़ा सा हमारी जिम्मेदारी अपने लिए बढ़ जाती है. बिकॉज वैसे कैसे था, अगर आप होमवर्क करते हो नहीं करते हो तो टीचर आपको देखेगा, आपको समझा सकता है, आपको बोल सकता है, आपको होमवर्क बढ़ा के दे सकता है, आपको एक्शन ले सकता है. बट यहाँ पे जब हम लॉकडाउन प्रोसेस में ट्रैप हो चुके हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लीजिए कि वॉट एवर होमवर्क इज गिवन बाय एनी प्रोफेसर, यू पीपल आर बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड डू द होमवर्क इन द राइट टाइम. ठीक है, बराबर? दिस विल हेल्प यू टू स्टे कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इन द एंटायर प्रोसेस. लेट अस स्टार्ट. मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है जहाँ पे मैंने फिजिक्स के बारे में कुछ कहा हुआ है, और आज मॉर्निंग के हमारे एक सेशन में बड़ा अच्छा सा एक लेक्चर हुआ, वो बाद में आप लोग को सर थोड़ा सा हिंट करके दे देंगे, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा. सो वहां पे आपको थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानने को मिलेगा कि एक्चुअली फिजिक्स क्या है. वैसे हमारा पूरा का पूरा साइंस 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना. ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंड दिस. इट इज नॉट जस्ट द सब्जेक्ट टू बी स्टडीड फ्रॉम बुक, इट इज एन एक्सपीरियंशियल केस. ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला बात है. यस, तो हमने उन चीजों को थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश की है, और फिजिक्स को समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग लगता है ना, जो लगता है यहाँ से, वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग लेवल पे है. आपको बहुत ज्यादा चीजें याद होनी चाहिए ऐसा फिजिक्स नहीं बोलता है, पर आपको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने आनी चाहिए, ये फिजिक्स का टारगेट है. जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला, दिस इज द शर्ट आई हैव वोर, इसका कलर क्या है? रेड, बराबर है ना. मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को रेड दिखता होगा, अगर स्क्रीन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है तो ये रेड दिख रहा है आप लोगों को. लेकिन मैं अगर ये बात बोलूं कि फिजिक्स बोलता है कि रेड नाम का कोई कलर नहीं होता है, रेड नाम की एक फ्रीक्वेंसी होती है. सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं. फिजिक्स कहता है रेड नाम का कोई कलर नहीं होता है, रेड नाम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, रेड नाम का एक वेवलेंथ होता है. तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक अलग तरह का लिटरेचर है जो हमको समझना है ना. जैसे हमको किसी ने बोला होगा कलर मतलब रंग,
राइट, है ना। तो आज हमारे दिमाग में फीड है बात, कलर का क्या मतलब होता है, हमारे दिमाग में फीड है, हमने कभी उससे अपने आप को परेशान करने की कोशिश नहीं की, कलर मतलब रंग, राइट। वैसे ही फिजिक्स के भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपने आप में बहुत ही अलग तरह के लिटरेचर बनाती है। जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी वर्ड अभी यूज किया, वेवलेंथ वर्ड अभी यूज किया, ऐसे हम बहुत सारी चीजों को आगे चल के यूज करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग उन सारी चीजों के टर्म्स में बैठ जाएं। जब नॉर्मल बात भी करते हैं तो उसमें आपको साइंटिफिक वर्ड्स दिखने चाहिए आंख से, है ना, राइट। जब मैं ये देखूं, एक कॉमन आदमी इसको देखेगा तो कलर ही बोलेगा, लेकिन जब आप देखो तो आपको समझ में आना चाहिए, अरे ये तो फ्रीक्वेंसी है, अरे ये तो वेवलेंथ है ना। तो ये जो सोच का एक डिफरेंस है, सोच का जो स्केलिंग है, सोच में जो चीज बदलेगी वो आपको अपने अंदर लेकर आना है, राइट। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। यस यस, अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं तुम्हारे लिए, इट इज वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में है, 9th स्टैंडर्ड में भी है स्टेट बोर्ड की, और 10th स्टैंडर्ड में भी है सीबीएसई के। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर लिखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि जैसे साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वैसे ही फिजिक्स के भी कुछ ब्रांचेस हैं। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। साइंस के 3 ब्रांचेस है ना, कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वैसे ही फिजिक्स के भी कुछ ब्रांचेस हैं। उन सारे ब्रांचेस में से एक मैकेनिक्स है, एक ऑप्टिक्स है ना, एक क्वांटम में फिजिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है, वैसे ही एक इलेक्ट्रोफिजिक्स भी है। क्या है? इलेक्ट्रोफिजिक्स। क्या सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, तो इलेक्ट्रोफिजिक्स भी है। ओम कुमार, everybody, yes, is it audible for to you? Yes, sir, some issues are there, network. Okay, that is the issue because your video is being paused here. No problem. तो थोड़ा कोशिश करो समझेगा। फिजिक्स का एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रा वर्ड से आया हुआ है। अब सर सवाल ये है कि इलेक्ट्रा क्या होता है, इसको इलेक्ट्रो क्यों कहते हैं, हम सब देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स की वो चीज जो इलेक्ट्रा से डील करती है वो इलेक्ट्रोफिजिक्स हो गया। सर इलेक्ट्रा क्या होता है, हम देखते हैं इन सब चीजों को इन डिटेल देखेंगे। पहले आप जरा इलेक्ट्रोफिजिक्स को हल्का सा समझने की कोशिश कर लो ऊपर ऊपर से, फिर हम इसके अंदर भी जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, मैं नाम ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सर क्या क्या आएगा? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सारे चैप्टर्स, ये जो मैंने 4-5 नाम आपके सामने लिए, ये सारे चैप्टर इलेक्ट्रोफिजिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, बराबर। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़े टाइम में, और एक एक स्टेप करके उसको सीखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूं। मैं आप लोगों के सामने एक्चुअली बोर्ड ओपन करना चाहता हूं। वैसे इस सेशन में खाली 7 मिनट्स 24 सेकंड्स रिमेनिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है हमको ये सेशन बंद करके फिर उसके बाद में नेक्स्ट सेशन शुरू करना चाहिए ना। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, सर विल ऐड यू अगेन इन द न्यू सेशन, ठीक है, ओके। Now we will try to understand this entire chapter by systematic questions and then a proper analysis. I'm going to change my camera now for everybody to focus on a board. Yes, so just look at that board thing which I'm portraying here. It will help all of you to go through something really interesting. Here we have. Is board visible to everybody? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Right? Is board visible to everybody now? Chalo, start writing few things. Okay. Here we go. So this electricity word, this is basically derived from a very basic word known as electra.
Okay, so this is the root word, electra, right? So electra means what? Electra means spark. Electra means spark. Understand this. Electricity is basically derived from the word electra. Electra means spark. And mind it, I have written here electricity जानबूझकर so that you know all the topics can be covered for everybody. दोनों classes को अलग-अलग नाम दिया गया है, but that doesn't matter. Okay, right? Yes. अच्छा, एक बात समझ लेना. This is the part of something called as electrophysics. हाँ, मैं यहाँ पे ये भी लिख लेता हूँ तुम्हारे लिए. Just for you people, I'm writing this word. It is electrophysics. Understand this. Electrophysics हमने यहाँ पर लिख लिया. Electrophysics is very important word. It is a branch of science. Which science? Physical science. यानी branch of physics. It is that branch of physics which deals with electricity and its phenomenon. Repeat कर रहा हूँ मैं. What is electrophysics? A branch of physics that deals with electricity and its phenomenons. Now, sir, which all phenomenon that we will see later. But understand this. Okay, that is called as electrophysics. Now listen. Electra means spark. Clear? Now the question is, sir, ये जो spark शब्द है और ये जो electra है, इसका इससे क्या connection है? इसका इससे क्या connection है और ये क्यों आप इतना important बता रहे हो? आखिर reason क्या है? Right? हम समझते हैं इसको जरा कि आखिर इसका क्या reason है. और उसके पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं. एक बात बताता हूँ. आप लोगों ने एक और word सुना है क्या? Have you studied something like this? I am going to write a word. ये कभी सुना है? क्या है ये? क्या है ये? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. मैंने जानबूझ के ये लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन के बारे में जान रखा है ऑलरेडी. 8th से ही हमने पढ़ना चालू किया था. इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन कुछ होता है, प्रोटॉन कुछ होता है, न्यूट्रॉन कुछ होता है ना. यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. और ये प्रेजेंट कहां पर होता है सर? इन एन एटम. ऑर्बिट नहीं, एटम के अंदर ऑर्बिट. ठीक है, बराबर. सो इलेक्ट्रा इज स्पार्क. उससे हमको समझ में आया कि हमने इलेक्ट्रॉन नाम की एक चीज पढ़ी थी. इलेक्ट्रॉन को हम ये कहते हैं. अब यहाँ पर याद रखो, इलेक्ट्रा, स्पार्क, इलेक्ट्रॉन और ये कंक्लूजन. इससे एक बात और समझ में आती है कि देयर इज इलेक्ट्रा हैविंग वेरी डायरेक्ट कनेक्शन विद समथिंग कॉल्ड एज समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रा और चार्ज का एक अलग कनेक्शन है, एक अलग ही रिश्ता है. समझ में आ रही बात? यस, ये रिश्ता क्या कहलाता है? राइट. सो इलेक्ट्रा और चार्ज का एक अलग कनेक्शन है. क्या कनेक्शन है जरा हम समझते हैं. बड़ा मजा आएगा. सच बताता हूं, इतना मजा आपको कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ने में आया ही नहीं होगा. अगर इस चीज को एनालाइज किया तो इतना मजा आएगा कि मैं क्या बताऊं. ठीक है, बराबर. हम चार्ज को समझेंगे और चार्ज से आगे बढ़ेंगे. सर, चार्ज क्या होता है और चार्ज क्यों होता है? ठीक है, अभी जरा सुनना है जो मैं बताने जा रहा हूं. सुनो. अगर मैं आपको पूरी दुनिया की बात करूं, पूरा वर्ल्ड, मैं पूरे वर्ल्ड नहीं, मैं पूरे यूनिवर्स की बात करता हूं. चलो, पूरा यूनिवर्स. तो पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है आप मुझे बताइए. चलिए, एक बेसिक काम. ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है हमारा, वो किससे बना हुआ है? सर, दो चीजों से बना है. एटम्स. ठीक है, एटम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. वो तो बहुत माइन्यूट लेवल पे चले गए हम. डस्ट पार्टिकल्स और एटम्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं. डस्ट पार्टिकल और एटम तो बहुत अलग चीज हो गई. उसके अलावा भी कुछ है जिससे हमारा यूनिवर्स बना हुआ है. बताओ किससे बना हुआ है? गैसेस. बोलो बोलो. गैसेस. गैसेस. गैसेस में तो एटम आ ही गया ना. कार्बन. तो कार्बन. कार्बन में भी तो गैस, पार्टिकल सब आप लोगों ने बोल ही दिया ना. एक आंसर आ रहा है मैटर.
क्या पूरा पूरा का पूरा यूनिवर्स मैटर से बना है? यस कि नो? क्या पूरा यूनिवर्स मैटर से बना No. हुआ है? नहीं बना है ना? No. नहीं सर, पूरा यूनिवर्स मैटर से No. नहीं बना। अच्छा, तो किससे बना है भाई? मैं बताऊं? Elements, हाँ? elements and compounds. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, वो भी तो मैटर ही हो गया। वो भी तो एक तरह से मैटर ही हो गया ना बेटा। पूरा का पूरा यूनिवर्स किससे बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोलूं? बोलूं? पूरा का पूरा यूनिवर्स दो चीजों से बना है, दो चीजों से। सबसे पहला मैटर, मैटर में सब कुछ आ गया, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, दुनियादारी, ये वो सब, कार्बन, गैस वैस सब आ गया। और जानते हो एक और चीज अवेलेबल है, बताओ? स्पेस। स्पेस। यूनिवर्स में दो ही चीज है, या तो स्पेस है या तो मैटर है। स्पेस मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं है सर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? खाली जगह। या तो स्पेस है या तो मैटर है, दो में से कोई ना कोई एक चीज है ही। यस और नो? पक्का? पक्का ना? अच्छा देखो, स्पेस और मैटर, ये जो दो चीजें अवेलेबल है जिससे ये पूरा यूनिवर्स बना है, इसमें से स्पेस की स्टडी हम बाद में करेंगे। पहले हम मैटर की बात करते हैं। सर मैटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैटर हमारे साथ ही है, हम खुद भी एक मैटर ही तो है, हम भी तो मैटर ही है ना। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। ये मैटर का डेफिनेशन है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि मैटर इज बेसिकली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज गॉट मास। अभी जरा समझो, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो अगर मैं स्पेस को छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, हालांकि स्पेस में भी फिजिक्स है, बट थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूं, है ना, मैं सिर्फ मैटर पे आ जाता हूं, तो जितने मैटर हमारे अगल बगल अवेलेबल हैं, जितनी चीजें अवेलेबल हैं, आपको क्या लगता है वो किससे बनी हुई है? सारा का सारा मैटर। आप अपना आंसर सबने दिया, बट सबने ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आंसर दिया, कोई यहाँ से कोई वहां से, है ना। मैं सारे आंसर्स को एक सही डायरेक्शन में रख रहा हूँ आपके सामने, एक सही स्ट्रक्चर में। हमारे पास जो पूरा का पूरा मैटर है सर, वो एटम से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर आप लोगों ने बोला ना, बराबर है ना? तो सर सारा का सारा जो मैटर है वो तीन चीजों का हो, तीन चीजें हो सकती है, या तो एलिमेंट होगा, या तो कंपाउंड होगा, या तो मिक्सचर होगा। और सही बात है, इन तीनों में से ही कुछ होता है। जैसे किसी ने कार्बन बोला तो वो एलिमेंट है ना, किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड बोला तो ये कंपाउंड है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? है ना। तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये तीन चीजों से पूरा का पूरा मेरा मैटर बना हुआ है। यस कि नो? अब जरा सुनना, जो कुछ भी बना है उसके पास में एक चीज पक्का है सर, क्या? मास। क्या? मास। अगर मास नहीं है तो मैटर नहीं होगा, और अगर मैटर है तो मास पक्का होगा। एग्रीड और नॉट? दोस्त डोंट एग्री यू कैन ऑलवेज से सर नहीं मुझे नहीं समझा, या मैं एग्री नहीं करता हूं। उत्कर्ष एग्रीड? पक्का? कृष्णा, कृष्णा पांडे Yes, sir. एग्रीड? यस। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ओम कुमार, ओम कुमार, ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। रेस्ट ऑफ द पीपल, Yes. शाली एंड ऑल आर फाइन? समझ में आ रहा है ना? तो अगर मैटर होगा, Yes, sir. होगा तो मास का होना पक्का है, राइट? आपको पता है मैटर होगा तो मास का होना पक्का है, तो एक और बात पक्का है, एक और बात पक्का है मास के साथ साथ में, अगर मैटर होगा तो स्पेस का होना भी पक्का है। यस कि नो? आयुष देशमुख, गुड मॉर्निंग। ओके, अगर मैटर होगा तो मास का होना पक्का है, वैसे अगर मैटर होगा तो वॉल्यूम का होना पक्का है। यस कि नो? अगर मैंने ये मार्कर लिया तो कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम तो होगा ना, है ना। वॉल्यूम सर क्यों है?
क्योंकि इसके पास ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री क्यों है? क्योंकि इसके पास एटम है। क्योंकि इसके पास एटम है कि नहीं? एटम है कि नहीं है? सर अगर एटम है तो दुनिया का हर एटम किससे बना? दुनिया का हर एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब आप समझ रहे हो क्या क्या बोला मैंने? दुनिया का हर एटम किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसके पास ये तीनों चीजें होंगी कि नहीं होंगी? सर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो अभी अभी हमने कुछ देखा। क्या देखा? याद है क्या? हमने देखो क्या देखा? हमने ये देखा सर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पक्का होंगे। सर आप बोल रहे हो प्रोटॉन भी होगा तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पक्का होंगे, क्योंकि प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल है ना, मतलब उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को अगर आप मिला देते हो तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। ठीक है, ये हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बाद में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का बहुत स्पेशल हिस्सा है वो। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे हमको समझने की जरूरत है कि अगर मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दिया तो मुझे न्यूट्रॉन मिल गया। मतलब कि मैं किसी भी सब्सटेंस की बात करूं उसके अंदर सर इलेक्ट्रॉन पक्का होगा, प्रोटॉन पक्का होगा, न्यूट्रॉन पक्का होगा। इसका मतलब उसके अंदर चार्ज पक्का होगा। चार्ज होगा कि नहीं होगा? चार्ज होगा कि नहीं होगा? पक्का। तो जैसे कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मास कंपलसरी है, किसी भी मैटर के अंदर होगा चार्ज। यस, समझ आ रहा है? जैसे किसी भी मैटर के अंदर मास कंपलसरी है, वैसे ही दुनिया के हर मैटर के अंदर चार्ज भी कंपलसरी है। चार्ज होगा ही होगा। एनी डाउट? यस, दुनिया के हर चीज में चार्ज होगा, ये गारंटी है। सर क्या बात करते हो? हाँ, अब यहाँ पे एक दो डाउट आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे दिमाग में कुछ डाउट आया होगा, मैं जानता हूँ वो डाउट क्या है। सर दुनिया के हर चीज में चार्ज होता है? हाँ होता है। तो हर चीज में करंट होता है? नहीं होता है। सर क्या बात कर रहे हो? चार्ज होता है तो करंट भी होगा? नहीं, चार्ज और करंट में डिफरेंस है। अभी हम सीखेंगे कि चार्ज और करंट में क्या डिफरेंस है। अंडरस्टैंड दिस। दुनिया के हर सब्सटेंस में चार्ज होता है। क्लियर हो गई बात? पक्का? आगे बढ़ जाए? आगे बढ़े? ये बात दिमाग में बैठ गई ना कि दुनिया के हर सब्सटेंस में चार्ज होता है? पक्का? यस। अब मेरा सवाल, सर चार्ज कहते किसको है? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज। मैं बोर्ड दिखा रहा हूं आप लोगों को, बोर्ड देखिए। क्वेश्चन इज सर चार्ज किसको कहते हैं? व्हाट इज चार्ज, राइट? तो देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं देगा, आपके बुक में भी शायद नहीं लिखा होगा, है ना। यस, तो इसीलिए इस डेफिनेशन को आप लोग ध्यान से देखना, जब मैं लिखने के लिए बोलूंगा तो लिख लेना। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज चार्ज? आई एम राइटिंग दिस अप। सो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, physical quantity of a matter, charge is a physical quantity of a matter which helps them to experience the force of, दो तरह का फोर्स होता है, आप लोग को पता होगा। एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे लिखता हूं, चलो ठीक है, एंड भी लिख सकते हो आप, और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब मालूम है ना? अट्रैक्शन मतलब क्या होता है मालूम है? ये दो ऑब्जेक्ट है, मैंने ऐसा रखा और दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो चिपक जाएंगे, समझे क्या? मैंने दूर रखा तो आ जाएंगे, दिस इज अट्रैक्शन। सर रिपल्शन क्या होता है? मैंने नजदीक रखा, दूर चले जाएंगे। समझ रही बात? यस, ये बहुत पुराना लॉ है, हमने बचपन में पढ़ा था। क्या सर? लाइक
poles repel each other, unlike poles attract each other. यहाँ पे भी हम वैसे ही आएंगे, चार्ज के बारे में भी वैसे ही आने वाले हैं. मैं एक लाइन बोलूंगा फिर ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, है ना. अभी आपके दिमाग में पहले डेफिनेशन बैठ जाना चाहिए. द वे आई एम राइटिंग, देखो, विद एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, लेकिन कब. अब मैं रेड पेन से लिख रहा हूं. व्हेन प्लेस्ड in any electric or magnetic field. जबरदस्त लाइन लिखी है मैंने, और मैंने इसीलिए इसको रेड से लिखा. समझ में आ रही है बात. ये जो हमने लिखा है, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर which helps them to experience, yeah, which helps it, whatever you say, it to experience the force of attraction. ये देखो, force of attraction और repulsion, लेकिन कब. when placed in any electric or magnetic field. अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार चीज है. मैंने आपको बताया मजा आएगा, लेकिन कब, जब इन्वॉल्वमेंट लोगे तब. इट इज वेरी इजी. यस, अभी एक बात ध्यान से सुनो. देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा, आपने डेफिनेशन देखा ध्यान से. सबने डेफिनेशन ध्यान से देखने का मतलब होता है दिमाग में पेस्ट हो जाना चाहिए, लिखना बाद में आएगा. यस, हाँ. इट इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मैटर. मतलब वो मैटर के अंदर पक्का होगा. वो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मास पक्का होता है वैसे चार्ज भी पक्का होता है. ठीक है. इससे होता क्या है कि जब मैं उस पर्टिकुलर चीज को उठाकर, वो जो मैंने चार्ज की बात की, जब मैं उस मैटर को उठा करके किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ. सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, आयरन है ना, आयरन. यस, मैं एक और आयरन ले लूं मेरी मर्जी से, है ना. मान लो मैंने ये भी लिया, ये भी एक आयरन है. ये दो हमारे पास आयरन है. ठीक है. अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे. रिपेल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे. बराबर है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे? चार्ज तो इसमें भी है और चार्ज इसमें भी है. ध्यान देना. There is no friction. हाँ, There is no friction. there is no friction. So there is no charge. There is charge. There is charge. There is no But they are electrical not field or attractive. magnetic field. They are not placed. Very good. किसी ने तो वहाँ पर बोला, मुझे बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे. They are not placed in any of the electric or magnetic fields. सर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जब मैं किसी भी चार्ज को एक जगह पर रखता हूं, जैसे मैंने चार्ज दो तरह के होते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनना. चार्ज दो तरह के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है. चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज. जब मैं किसी भी चार्ज को, मैंने मतलब मान लो एक चार्ज ऐसे पकड़ा और मेरे हाथ के ऊपर ऐसा रख दिया, हालांकि ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है, बट थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मैंने एक चार्ज ऐसा पकड़ा, से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ऐसा रख दिया. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मेरे हाथ में पड़ा हुआ है. बराबर है. तो ये अपने अगल बगल है ना एक फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स सबके ऊपर नहीं लगेगा. सर तो फिर वो फोर्स उसके ऊपर लगेगा जो दूसरा चार्ज होगा. मतलब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के इस पर्टिकुलर एरिया में, ये एरिया अब उसका हो गया, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, तो ये एरिया आप देख रहे हो ना, ये एरिया, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये एरिया, अब ये इसका हो गया. किसका हो गया? इस इलेक्ट्रॉन का. अब जब मैं के अंदर कभी भी कोई दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, अगर मान लो मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेकर आया, तो ये तुरंत इसको रिपेल कर देगा, बाहर फेंक देगा. अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं ले आके प्रोटॉन लेकर आया, तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा. लेकिन कहां पर? खाली इतने एरिया में. इस एरिया के बाहर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता हूं, कुछ नहीं होगा, उसका अपना एक फील्ड बन जाएगा. वेरी गुड. अगर मैं वहां पर एक प्रोटॉन लेके जाता हूं, तो उसका अपना एक फील्ड बन जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
लेकिन इन दोनों को आपस ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फील्ड बन रहा है। फील्ड बनने का मतलब जैसे हमने एक मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट का गेम तो सबने खेला हुआ है ना, मैग्नेट का गेम सबने खेला ही होगा, मैग्नेट के बारे में तो हम जानते हैं। आपको पता होगा अगर एक मैग्नेट आपने ऐसा हाथ में लिया है और दूसरा मैग्नेट आपने वैसा छत के ऊपर लगा दिया है, तो क्या दोनों मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होता है? नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। फिर आप क्या करते हो, वो मैग्नेट को थोड़ा सा नीचे लाते हो, नजदीक लाने की कोशिश करते हो, लाते हो ना, थोड़ा सा नजदीक लाया, फिर और थोड़ा सा नजदीक लाया, फिर अब होगा अट्रैक्शन। समझे ना? जब वो लोग थोड़ा नजदीक आते हैं तो अट्रैक्शन हो जाएगा या फिर रिपल्शन हो जाएगा। अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल लाओगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, साउथ पोल और साउथ पोल लाओगे तो रिपल्शन हो जाएगा, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल लाओगे तो रिपल्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुभ कुमार, Yes, sir. आ रहा है। पूछू तो मुझे ना सब थम्स अप करके बताने का, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ना? सर समझ में आ रहा है। ओके, कृष्णा पांडे को नहीं समझ में आ रहा है क्या? ओके, एक नाम मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, 1 KKCPPP कुछ वहां पर आ रहा है। व्हाट्स द नेम? सर ध्रुवी परमार. Okay, Dhruvi. Fine. So we'll try to go for the other things as well. Now, अभी हम इस डेफिनेशन को जरा समझ लेते हैं, ठीक है? हमने जो डेफिनेशन लिखा था, हम उस डेफिनेशन को अब अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में चार्ज जो है ना वो अच्छे से बैठ जाए एक ही बार में। क्लियर? आ जाओ। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है? और कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? इट इज Dhruvi, right? हाँ हाँ, लिखने को दूंगा मैं। I'll allow you to write. Just wait. Charge is a physical quantity of matter which helps it to experience the force of attraction and force of repulsion. अच्छा, force of attraction कब मिलता है? Force of attraction कब मिलता है? जब सेम चार्ज एक दूसरे के फील्ड में आते हैं। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। सेम चार्ज रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के फील्ड में आते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है ना? जब सेम चार्ज एक दूसरे के फील्ड में आते हैं तो रिपल्शन होता है। समझ रहे हैं? पक्का? इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या लाए, सेम चार्ज लाए कि अपोजिट चार्ज लाए। लेकिन कहां पर? हर जगह पर नहीं होगा अट्रैक्शन रिपल्शन, तो सब कहां पे होगा? व्हेन प्लेस्ड इन एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? नाउ यू विल राइट दिस डेफिनेशन, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, कम ऑन। Chill. Daisy. एक हल्की सी लाइट So we have to write the whole. Yeah, you have to write the entire thing the way it is written in the board. Just write everything.
So done. Done? Yes, sir. Done. Sir, done. Okay, I'm just rubbing this off. Done? अब कुछ बहुत जबरदस्त चीजों को हम डिस्कस करेंगे जो आज तक आपने सुना तो है पर कभी सोचा नहीं। ठीक है, राइट? तो हम सोचते सोचते कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो अपने आप में यूनिक है। देखो मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज मैं ऐसा लिखूंगा, ये क्या है? एटम, बराबर है ना? पक्का? मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूं। दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, तो मानते हो ना आप लोग? ये सुनो, दुनिया की हर चीज एटम से बनी हुई है, पता है ना? राइट। सो केमिस्ट्री कैसी, यहाँ पे केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। हम केमिस्ट्री में देख लेंगे बाद में। फिलहाल अभी एटम के इन चीजों को समझो जो हमको कुछ नया एंगल देने वाली है। जरा समझो, मैं एक एटम बनाऊंगा, दुनिया की हर चीज एटम से बनी है। अभी जरा समझो, एटम कभी भी सर ऐसा होता है, ये जो मैंने बनाया ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसके पास में दो बातें होती है सर। एक होता है P+ और दूसरा होता है N0। मालूम है ना? P+ मतलब प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, N0 का मतलब न्यूट्रॉन्स हैविंग नो चार्ज, मतलब जीरो। एक्चुअली नो चार्ज नहीं होता है वहां पर, इट इज न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, बराबर? ओके। उसके बाद यहाँ पर सर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। मानते हो कि नहीं मानते हो ये चीज? ये तो जानते ही हो, राइट? सर फिर एक और ऑर्बिट होता है, और ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट्स होती है कि नहीं होती है? पक्का? अच्छा, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है जरा देखो। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया है, इसको मैं लिखने जा रहा हूं E-। समझा क्या? पक्का? आप लोग क्या करेंगे मालूम है? वो एटम लिख के ना ये डायग्राम बना दीजिए फटाक से। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। जल्दी से बना लो। डन? ओके, चालू किया। जितने सब्सटेंस हम देखते हैं वो एटम से बने होते हैं। और सुनना, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। एटम्स आपस में कंबाइन होके, एटम्स आपस में कंबाइन होके ये बनाते हैं। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा? मॉलिक्यूल्स। ना लुक, ना लुक। अब होता क्या है सर, ये जो अंदर का रीजन है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रीजन। सर बाहर की चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रीजन। बाहर, बाहर, न्यूक्लियर के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। क्या? एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। तो एक्स्ट्रा मतलब बाहर। जरा देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा सर एटम है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है न्यूक्लियर रीजन। क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन। और दूसरा
extra nuclear region. Extra nuclear region. क्लियर है? बहुत अलग लेवल पे समझना चीजों को जो मैं बोलने जा रहा हूं. अब होता क्या है, ये एक एटम है और मैंने कहीं से एक और एटम उठाया और दोनों को आपस में लाकर बिठा दिया सामने, एक दूसरे के साथ में रख दिया. तो ये वाला जो एटम है और ये वाला जो एटम है, इनके बीच में कुछ होता है, कुछ होता है ना? क्या होता है? लेट्स सी क्या होता है. बड़ा मजा आएगा. एटम के अंदर जो दो रीजन्स है, एक न्यूक्लियर रीजन है, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है. तो जो न्यूक्लियर रीजन है ना, ये बहुत स्ट्रांग है. क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. सर क्यों बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्यों है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग का कुछ रीजन होगा. हाँ, है ना. यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ एक जगह पर बंद है. बराबर है ना? यस कि नो? अच्छा, एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर दो प्रोटॉन एक साथ आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे. यस कि नो? यस कि नो? जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दे रहे हैं तो सब बंद कैसे है? ये बॉक्स में बंद कैसे है? अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो बॉक्स में बंद कैसे हुए? है ना? तो इस बॉक्स को बंद करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि ये बार बार रिपेल कर रहे हैं. हम इनको ताकत लगा के बंद करते हैं, फिर ये रिपेल कर रहे हैं, फिर हम ताकत लगा के बंद करते हैं, है ना? और ये काम हम बहुत ही मुश्किल से करते हैं. तो बहुत एनर्जी लगाते हैं ताकि ये न्यूक्लियर जो आपस में, न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो आपस में क्या हो जाए, एकदम बंद हो जाए, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स. ठीक है? तो ये इसके अंदर ना बहुत टाइट एनर्जी लगा के हम इसको आपस में बांध के रखते हैं. अब इसके बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. इसके बाहर कौन है? अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? नेगेटिव. न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ. अब ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जनरली, अगर मान लो ये प्रोटॉन नहीं होता, ये बीच में जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, जो न्यूक्लियस पार्ट है, वो नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता? यहाँ वहां भागता, किधर भी भागता ना. यस कि नो? कहीं भी भाग जाता. लेकिन ये प्रोटॉन उसको जबरदस्ती अपने पास खींच रहा है. लेकिन ये यहाँ जाना चाह रहा है, ये यहाँ जाना चाह रहा है, प्रोटॉन इसको यहाँ पे खींच रहा है, फिर ये यहाँ जाना चाह रहा है, प्रोटॉन इसको यहाँ पे खींच रहा है ना? तो क्योंकि प्रोटॉन इसको खींचे जा रहा है और ये भागना चाह रहा है. इलेक्ट्रॉन भागना चाह रहा है, प्रोटॉन उसको खींच रहा है, क्योंकि अपोजिट पोल्स है ना? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में फॉल हो जाता है. सर सर्कुलर ऑर्बिट में? हाँ. अगर कोई चीज बाहर जाना चाहती है और आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हो ना, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में हमेशा हो जाती है. सर एग्जांपल दो ना एक. आपने रबर देखा है? देखा है क्या? रबर देखा है? रबर में ना एक धागा बांधो. ऐसा रबर में एक धागा बांधो, धागा. ठीक है? और धागे को ऐसा पकड़ो, रबर को यहाँ पे रहने दो. ठीक है? और ऐसा जोर से घुमाओ, तो क्या होगा? रबर गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमता रहेगा. आप उसको पकड़ के रखो. जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे तब तक वो घूमेगा. छोड़ दो, क्या होगा? उसका घूमना बंद. वो क्या होगा? रबर वहां से सीधा जाके किसी को लगेगा. यस कि नो? वो रबर किसी को टकराएगा और टकरा के सीधा जाके लग जाएगा. आपके हाथ से छूटेगा, किसी और को लग जाएगा. होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रबर हमेशा भागना चाह रहा था और आपने उसको धागे से पकड़ के रखा था. समझ में आ रही बात? रबर को गोल गोल नहीं घूमना, रबर को भागना है और आपने धागे से पकड़ के रखा है, तो रबर गोल गोल घूम रहा है. आप छोड़ दीजिए, रबर सीधा भाग जाएगा. क्योंकि अगर रबर को गोल घूमना होता तो आप छोड़ते तभी भी रबर गोल घूमता ना. तो रबर को गोल नहीं घूमना, रबर को भागना है. आपने पकड़ रखा है इसलिए वो गोल घूम रहा है. वैसे यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रॉन को भागना है लेकिन प्रोटॉन की वजह से पकड़ के रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है. इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Okay, I'll just repeat everything. Just look at the board, so that this concept can be very well established in your brain, and then thereafter we will proceed for the further things. Okay? Look here. We are talking about atom. Every object in the universe is made up of atom. Yes or no? These atoms, they combine together to form molecules. Right? How the combination is done, this we'll study later. Yes,
Before combination, let us first understand atom here, right? So every atom, this is the structure of atom. Every atom comprises of two major regions. One is nuclear region, other is the extra nuclear region. Look here, right? Yes, these are two areas, nuclear region and extra nuclear region. So look here, right? Thereafter, all the substances or all the particles which are here in the extra nuclear region are nothing but electrons, and they are into orbits. They are moving around the proton or the nucleus, I will say, not just proton. They are moving around the entire nucleus or positively charged nucleus. Yes, और ये move क्यों हो रहे हैं? ये move क्यों हो रहा है? उसका क्या reason है? क्योंकि ये बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियस इनको खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है. तो ये खींच रहा है और ये भागना चाहते हैं, इसलिए ये गोल गोल घूमना चालू हो जाता है. यस, अब जैसे जैसे हम, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ऐसे बाहर के और भी ऑर्बिट्स बनते जाएंगे. जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्बिट में जब आते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफी नजदीक और डायरेक्ट है, तो इनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है. ठीक है, अगर मैं थोड़ा बाहर चले जाऊं तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगा. उसके दो रीजन है, एक तो डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और आ जाते हैं. तो ये जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते हैं, इसको धक्का मारते. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीजेस, राइट. तो जैसे जैसे हम बाहर की ऑर्बिट की तरफ ट्रेवल करते हैं, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चले जाता है. यस, और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी फील्ड है वो भी डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है. ठीक है, अभी जरा समझना होता क्या है. अब अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर की बात करूं, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है आपस में. सबसे स्ट्रांग फोर्स है दुनिया का, सबसे स्ट्रांग फोर्स यही होता है, इसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं. ठीक है, राइट. ये प्रोटॉन को साथ में रखता है न्यूट्रॉन की मदद से, और ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, मतलब इसको आप नॉर्मली तोड़ ही नहीं सकते. ठीक है, लेकिन इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसकी कंपैरिजन में बहुत वीक फोर्स से आपस में कनेक्टेड है. देखो प्रोटॉन और ये सब है ना, इसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये सब नेगेटिव है, इसलिए आपस में बाउंड है. अब जरा समझना है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के अंदर की चीजें और उसका फोर्स सब कुछ बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है. न्यूक्लियस के बाहर की चीजें यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बहुत ही वीकली बाउंड है. इसीलिए जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, ये देखो दो एटम्स, नहीं तो दो एटम्स या उससे ज्यादा एटम्स जब आपस में साथ में आते हैं, अगल बगल आते हैं, तो इन दैट देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, है ना, कि व्हेन टू एटम्स कम इन कांटेक्ट, generally extra nuclear particles which are nothing but electrons, they participate in reaction. न्यूक्लियर के बाहर के ही पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, इसमें भी सारे के सारे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना, सारे के सारे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्टिसिपेट करते हैं. तो सर कौन से करते हैं? ये वाले एक्सटर्नल, बाहरी, आउटर मोस्ट मतलब जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, एक्सटर्नल आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ट्राई टू पार्टिसिपेट विगरसली, एकदम जोरदार तरीके से. ठीक है, यस. तो इसके लिए जो एक्सटर्नल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका अपना रोल है. क्लियर है? इसको जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है ना, उसको हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं. वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है ना, उसको हम लोग वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, और उसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. सर क्यों बोलते हैं अगले पार्ट में समझेंगे. फिलहाल इतना समझो कि लास्ट वाले ऑर्बिट को वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. अच्छा, और सुनो, ये तो एक पार्ट हुआ. एक और चीज है, अब थोड़ा ऐसे एटम्स की बात करते हैं जो स्टेबल और इनर्ट होते हैं. देखो दुनिया में हर चीज है ना, वो स्टेबल रहना चाहती है और स्टेबल होना चाहती है. मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ. स्टेबल का क्या मतलब होता है? स्टेबल का मतलब है अब वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं. जनरली कोई भी ऑर्बिट, जैसे कोई भी यहाँ पर एक एटम मैंने रख दिया ना, तो वो रिएक्ट करना चाहता है, जनरली करना चाहता है. बट एक ऐसा कंडीशन भी आता है जब वो रिएक्ट नहीं करना चाहता है. रिएक्ट मतलब दो एटम को आपस में रखोगे तो आपस में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है जब दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है. ऐसा कब होता है? जब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको भी मैंने नाम लिया, क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस ऑर्बिट. क्या बोलते हैं? वैलेंस ऑर्बिट. उसमें अगर
0 इलेक्ट्रॉन्स हो, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, प्लीज सी, उसमें अगर 0 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 0 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, कहां पर? वैलेंस ऑर्बिट पे, तो हम बोलते हैं कि एटम स्टेबल है। स्टेबल है मतलब अब ये रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इसको इनर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट। तो जब कभी भी दो एटम आपस में साथ में आते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को इनर्ट ही बनाते हैं। क्या बोला मैंने? दोनों एक दूसरे को इनर्ट बना के साथ में रह जाते हैं, और इसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। और इसी को ऑब्वियसली हम कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना? राइट सर, ये कैसे साथ में आते हैं इसका मैंने देखो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आप लोग को बना कर दिया हुआ है, बराबर है? देखो ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है। इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है? ये बैलेंस कब हो जाएंगे? ये इसको 1 दे देगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर है? पक्का ना? यस। अच्छा, जब इसको ये 1 देगा और ये आउटर मोस्ट में 0 हो जाएगा, तो ये जो है ये वाला ये जब 1 लेगा तो 8 बन जाएगा। यस क्यों? तो ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, आपस में दोनों जुड़ भी गए। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? जरा सोच के देखो, होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, बट जरा सोच के देखते हैं, है ना? मान लो इसने 7 के सातों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ये वाले को इसने उठाया 7 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया, तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, तो भी तो बैलेंस हो गया ना? तो भी बैलेंस हो गया। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं होता है? एक बात बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान काम है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान काम है? उत्कर्ष, 1 इलेक्ट्रॉन देना, 1 इलेक्ट्रॉन लेना। करेक्ट। तो ये जो आसान काम है वो करेगा ना, वो डिफिकल्ट काम क्यों करेगा, है ना? तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा और चीजें स्टेबल हो जाएंगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, राइट? एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में काम कर रहे हैं। यस, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। देखो इसने देने लेने का काम किया है। मैं एक और चीज दिखाता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे भी कुछ बनाया हुआ है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये इसको 1 दे देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो भी स्टेबल ये लोग हो जाएंगे, पर देने से ये 0 हो जा रहा है ना, 0 इलेक्ट्रॉन थोड़ा अजीब सीन है, मतलब फिर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा आइटम का। तो इंस्टेड ऑफ देने के, व्हाट इफ अगर दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर ले। देखो देने का मतलब क्या होता है, मैंने इसको उठाया उसको दे दिया, तो इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, इसके पास आ जाएगा। पर जब ये लोग शेयर करेंगे तो शेयर करने में क्या होगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं बात? पक्का? हाँ, एटम के पास में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है। यस, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि ये सब एनर्जी का गेम है। अभी सुनो, तो इस तरह से 2 तरीके हमने देखे चीजों के जुड़ने के और मॉलिक्यूल्स बनने के। जो इलेक्ट्रॉन दे करके काम करता है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन दे करके काम करता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके काम करता है इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है? तो ये 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? पक्का? यहां तक हमको केमिकल रिएक्शन समझ में आया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आए, एटम समझ में आया, वैलेंस ऑर्बिट समझ में आ गया समझ में? पक्का? शो थम्स अप। ओके, यस। सो यू राइट दिस पार्ट आल्सो। ये नहीं लिखा है तुम लोगों ने, फटाक से लिख लो। आयनिक बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड फटाफट लिखो जल्दी से, तब तक मैं बाकी चीजें रख करता हूँ। बाकी लोग इस वीडियो को पॉज करके भी रिकॉर्ड नोट कर सकते हैं। Hello students. So as we know, we have already discussed
very important structure of atoms. You know how the atoms are there, how the molecules are formed. Out of this, the electrons are those particles which are very special, right? Yes, this is what we have understood. So let us elaborate few things about electrons to further extent, and from there we'll enter into something called as electricity. Okay, so here we go. This is our screen. Please look here. Where it is? Oh yeah. So here's something which we need to get along. Just one sec. Yes, I have written electrons on board. Yes, for your sake of understanding. So this is the overall thing we have. So let us try to go ahead. There are two types of electrons which I would like to mention here. Okay, first I will discuss something called as valence electrons, and then we'll go here. There are two very basic terms which are being used here. Valence electrons, right? Then there is one more electron, we'll discuss that too. Wait. What are valence electrons? The electrons in the outermost shell of an atom. Understand this. Electrons in outermost shell of an atom. Yes, this is the first thing. Secondly, they participate into chemical reactions. So participate in chemical reactions. And form molecules. I'll write here, and form molecules. So they participate in chemical reactions and form molecules. अब जब ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स के अंदर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है? Then they are fixed in their molecules. That's it. ठीक है? अभी एक मॉलिक्यूल के अंदर वो फिक्स हो जाएंगे, फिर सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर उसका अपना हिसाब किताब वो फिक्स हो जाएगा. एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ये ट्रैवल नहीं करते. अंडरस्टैंड दिस? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ट्रैवल नहीं करते. दे नेवर ट्रैवल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. Never travel between The molecules. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए. एक और इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कुछ और होता है, बट वैसे ही कुछ होता है. जरा देखो क्या होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम जिस चीज को करते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. कैन यू सी दिस? केमिकल रिएक्शंस. ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करता है. एक परमानेंट ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, या तो परमानेंट शेयर होते हैं, या तो परमानेंट ट्रांसफर होंगे या परमानेंट शेयर होंगे, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रहेंगे. ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कभी नहीं जाएंगे. एक और इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. मेरी बात समझना, है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये जब मॉलिक्यूल नहीं बने हुए होते हैं तब एग्जिस्ट नहीं करता है. इसका एग्जिस्टेंस तब पिक्चर में आता है जब मॉलिक्यूल बनने की बारी आती है, या तो जब दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं उसके बाद. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एटम में होते हैं. मॉलिक्यूल बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मॉलिक्यूल बनाने में इसका कोई रोल नहीं है. मॉलिक्यूल बनने के बाद इसका रोल आता है और इसका एग्जिस्टेंस आता है. ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी एटम से बंधे हुए नहीं होते. इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, एक एटम से दूसरे एटम में घूमते रहते हैं.
किधर भी जाएंगे, किधर से भी वापस आएंगे। आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लो मैं दिल्ली रहता हूं, उत्तर प्रदेश में मेरा कोई रिलेटिव रहता है, मैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो गया और मेरा घर वहां बना लिया, तो मैं परमानेंट शिफ्ट हो गया, बराबर है। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक, ये परमानेंट शिफ्ट होता है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं परमानेंट शिफ्ट नहीं हुआ, मुझे उत्तर प्रदेश अच्छा लगा, मैं दिल्ली से निकला, उत्तर प्रदेश गया, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ रहा और फिर वापस अपने घर पे आ गया। ये घूमना फिरना हुआ, तो मैं उत्तर प्रदेश से बंधा हुआ नहीं हूं। गॉट माई पॉइंट? यस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आई एम फ्री टू गो एट दीज टू प्लेसेस एज पर माई विश। तो क्योंकि मैं फ्री हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, तो इसलिए मैं फ्री इलेक्ट्रॉन हूं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल से बंधा हुआ नहीं होता है, वो यहाँ वहां घूमता है, वो कहीं पर रुकता नहीं, कहीं पर परमानेंट नहीं होता, वो हर जगह पर टेम्पररी होता है, राइट? तो होता ये भी इलेक्ट्रॉन इन अदर शेल्स ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम होता है, तो ये वाला होता है इलेक्ट्रॉन इन द लट्टाइस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया मैंने जानबूझ के। लटाइस अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में कैसे रखे गए हैं, दो एटम आपस में कैसे रखे हैं वो अलग बात होती है, क्योंकि एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट मॉलिक्यूल मिलकर के कोई नया चीज नहीं बनाता है। एटम मिलके एक नया मॉलिक्यूल बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? एक नया वाटर बनेगा, है ना? तो दो वाटर मिलके क्या करेंगे? कुछ नहीं बनाएंगे, है ना? वाटर का एटम नहीं होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ही होता है, राइट? तो इसकी वजह से जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक ही सब्सटेंस के दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में आते हैं, तो वो आपस में किस तरह से आए हैं, वो ऊपर नीचे आए कि साइड आए कि कहां पर आए, इसको बोलते हैं लटाइस अरेंजमेंट। लटाइस बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपका होमवर्क भी है, आप लोगों को टाइम मिले तो आप लोग गूगल करिएगा कि लटाइस का मतलब क्या होता है। लटाइस का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन क्रिस्टल। दुनिया की हर चीज क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अमॉर्फस फॉर्म में अवेलेबल होती है, पर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्रिस्टल बोलता हूं मैं। तो कोई भी चीज एक क्रिस्टल के अंदर कैसे रखी हुई है, जैसे मैंने ये देखो, ये एक मार्कर है, दूसरा मार्कर है, मैंने इसको ऐसे रखा है कि मैंने इसको ऐसे रखा है ना? ये दोनों रखने के तरीके अलग अलग है ना, राइट? इसको बोलते हैं लट्टाइस स्ट्रक्चर या लट्टाइस अरेंजमेंट, ठीक है? तो लटाइस अरेंजमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स इन द लटाइस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहला चीज। दूसरा चीज, दे ट्रैवल freely between molecules, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, दे don't have permanent place। इसके अलावा, अब ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे cannot participate in chemical reactions, ध्यान देना, दे पार्टिसिपेट इन, ध्यान रखना, अगर ये ऊपर नीचे होंगे तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बदलेगा, इनको कुछ नहीं होगा। तो दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन में नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिजिकल रिएक्शंस, they participate in physical reactions। समझ आ रहा है क्या? हाँ, these valence electrons are bound to atom। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, ये एटम के अंदर बधे हुए होते हैं, फिर एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाते हैं, या फिर एक एटम से दूसरे एटम के बीच में शेयर किए जाते हैं, पर होते ही एटम के अंदर ही है। इनके केस में ऐसा नहीं है,
they are not bound to atoms. Understand the difference? These are bound to atoms, they are not bound to atoms. तो मैं यहाँ पर एरो मार के आप लोगों को दिखाता हूँ. Valence electrons are bound to atoms. These are bound to atoms. और free electrons, they are not bound to atoms. समझ आ रही बात? यस, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक नाम है जो हम बार बार यूज करते आए हैं अभी तक. मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसका नाम ब्रैकेट में डाल के. इट इज कॉल्ड एज लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं इसको? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. और फ्री इलेक्ट्रॉन तो सर बाउंड ही नहीं है. इसके लिए हालांकि एक नाम, बड़ा टेक्निकल नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये नाम आप लोग बार बार आगे चल के यूज करोगे. इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान देके देखना, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन. तो ये होता है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ये होता है ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन. अब ध्यान से सुनना, मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक चीज यूज की है जो मैं बार बार हाईलाइट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी नजर जाए, और वो है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर. इस पॉइंट पर क्या ध्यान देना है सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के, सिस्टम के, मॉलिक्यूल्स के, किसी सब्सटेंस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं. मतलब ये केमिस्ट्री का पार्ट है. ये जो इलेक्ट्रॉन का वर्ल्ड है केमिस्ट्री का वर्ल्ड है. हम लोग केमिस्ट्री जानते हैं, है ना? लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये केमिस्ट्री का वर्ल्ड नहीं है, ये फिजिक्स का वर्ल्ड है. ये है फिजिक्स का हमारा रियल वर्ल्ड. और ये जो मैंने यहाँ पर फिजिकल रिएक्शन लिखा है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, यही इलेक्ट्रॉन्स और यही इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देता है. बात समझ में आ रहा है? राइट? इसलिए मैं आप लोगों को ये पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए इतना वहां से घुमा करके यहाँ पर लाया, ताकि आप इस बात को समझे कि हर एटम के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को हमको प्रोवाइड करती है. क्या ये वाला? नहीं, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच कॉजेस इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रिक चार्ज टू परफॉर्म सम इलेक्ट्रिसिटी वाला काम. Right? Yes. So this is the part which deals with the concept of electricity. Fabulous thing. Okay. So this is going to participate in the world of electricity. Not this. This is the part of chemistry. अभी आपको समझा हम कैसे एटम से, यूनिवर्स से लेकर के यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर यहाँ से हम वापस से इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में घुसते हैं. क्लियर? तो याद रखना, आज के बाद जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज की बात करते हो तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है? और एक बात बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास होता है, पर फ्री इलेक्ट्रॉन सबके पास नहीं होता है. ठीक है? बराबर. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीन कैसा है? केमिकल रिएक्शन का वर्ल्ड है. प्लस लास्ट वाले आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है आप सबको बैलेंस बोल सकते हो. एक्टिव बैलेंस, नॉन एक्टिव बैलेंस, रिएक्टिव बैलेंस, नॉन रिएक्टिव बैलेंस, ये सब आप वर्ड्स यूज कर सकते हो इसके लिए. लेकिन यहाँ पर जब आप पहुंचते हो तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर possessed only and only by metals. These electrons are not present in non-metals. मेरी बात समझना. These electrons are present only in conductors. These electrons are not present in insulators. ठीक है? बराबर. एक बीच की चीज भी आती है जिसको हम मेटलॉइड बोलते हैं और सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ये भी कुछ होता है, ये हम अगले लेक्चर में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे.
ठीक है, तो हमारा काम वहीं से शुरू होगा, कंडक्टर से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, किस सिस्टम से चलता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्कआउट होती है, ये सब हम देखेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन आप अपने दिमाग में बिठा कर रखें, और एक बात दिमाग में बिठा कर रखें कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसीलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है, बीच वाली बात जो है सेमीकंडक्टर की बात हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल ये बात आप समझ जाइए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नोट डाउन फ्रेंड्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन and I'll complete it over here. Thank you and goodbye.